आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 12 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 1 को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा भाग है। अगर आप पहले भाग को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। रोलट कानून। भारतीयों को संतुष्ट करने के प्रयास करते समय भी भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। युद्ध के पूरे काल में राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा था। क्रांतिकारियों को खोज खोज कर फांसी पर लटकाया या जेलों में बंद किया गया था। अबुल कलाम आजाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादी भी सिंघचों के पीछे बंद रखे गए थे। अब सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्ति से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि वह सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद के एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रोलट एक्ट बनाया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और बिना दंड दिए जेल में बंद कर सके। कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति करने का जो कानून ब्रिटेन में नागरिक स्वाधीनताओं की बुनियाद था, उसे भी निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रोलट कानून से प्राप्त कर लिया। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाला। रोलट कानून बादल से बिजली की तरह लोगों पर गिरा। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा किया था, मगर यह कानून तो बेरहम मजाक था। जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए हों। लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई, मगर नागरिक स्वतंत्रताएं और भी कम कर दी गईं। देश में असंतोष फैल गया और इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रूप, असहयोग और एक नई तकनीकी सत्याग्रह का विकास किया था, जिसे अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्याओं तथा मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी। इसीलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में समर्थ रहे। इस तरह वे भारतीय जनता के सभी वर्गों को उभार कर और उनमें एकता कायम करके एक जुझारू राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे। अब हम गांधी जी और उनके विचार को पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था और उन्हें पंजीकरण कराना तथा चुनाव कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में ही रहना होता था जो उनके लिए निर्धारित थीं। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में एशियाई और अफ्रीकी लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और ना ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गांधी जी इन स्थितियों के विरोध में
चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए और 1893 से 1914 में वे दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग 2 दशक लंबा यही वह संघर्ष था जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीकों का विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य और शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने से दृढ़ता पूर्वक इनकार कर देता है। वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष उसके सत्य प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए भी वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही की प्रकृति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा वह एकदम निडर होता है। चाहे जो भी परिणाम हो, वह बुराई के सामने नहीं झुकता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है। केवल निडर और बहादुर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझते थे। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक प्रसिद्ध लेख में वे लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे। इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है: सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परामानवीय शक्ति का दावा नहीं करता। ऐसी कोई शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि वे विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनका सत्य अहिंसा दर्शन जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा था। उदाहरण के लिए 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ संघर्ष करने वालों साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों को प्रेरणा मैंने दी, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे जरा से भी इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे साधे लोगों ने ही मुझे प्रेरणा दी, मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा तथा जिन्होंने अपने बलिदान और महान श्रद्धा के द्वारा तथा महान ईश्वर में अपने महान विश्वास के द्वारा मुझसे वह सब कराया जो मैं कर सका। इसी तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि वे साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, लाखों लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य अहिंसा को समझना तथा व्यवहार करना पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ किया। चंपारण का सत्याग्रह 1917 को अब हम पढ़ेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय
नीलहे बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा नीलों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियां पहले बंगाल में भी रही थीं, मगर 1859 से 1861 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहां के किसानों ने नीलहे साहबों से मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जे.बी. कृपलानी, नरहर पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे और किसानों की हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले के अधिकारियों ने जल भुनकर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जांच समिति बिठाई, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने वह भयानक गरीबी भी देखी जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। तो यहाँ पर इस चैप्टर का ये पार्ट समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।